सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। और एग्जामिनेशन से पहले अगर आप एक अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ में अपनी तैयारी को वेस्ट करना चाहते हैं तो वही प्रैक्टिस सेट पूरे 20 क्वेश्चन का हम लेकर आए हुए हैं। और इन 20 क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ ही साथ सभी से क्वेश्चन लिए हैं, चाहे आपका जियोग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो, आपका अर्थशास्त्र हो, आपका हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, सभी से क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। और एक 20 क्वेश्चन का धमाकेदार यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किया हुआ है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसको लाइव ज्वाइन करिएगा और पूरा जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप देखिएगा, अच्छे से करिएगा। और जो भी आप इसमें अटेम्प्ट करते हैं, जो भी अपना स्कोर काउंट करते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम डेली आपके लिए इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट एग्जाम सेशन से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर सकें। अगर इससे प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट आप अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की प्रिपरेशन में है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमने यहाँ पर टारगेट किया हुआ एग्जामिनेशन को वो आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का एग्जाम टारगेट करके ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने तैयार किया हुआ है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। आईटीबीपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एग्जाम हिंदी, आपके जो यहाँ पर पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम का, जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी और रीजनिंग रहेगी। इसमें हमने जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कवर करेंगे और कुल जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए कुल आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और सीधा आ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है। ऑप्शन ए लाभ में कमी, ऑप्शन बी श्रमिक अशांति, ऑप्शन सी बाजार का संकुचन, ऑप्शन 4 बाजार मांग में कमी। तो औद्योगिक अस्थिरता का जो तात्कालिक इसमें संकेत नहीं है वो है लाभ में हानि, यानी कि तुरंत जो डिसीजन देते हैं। तो जो लाभ में कमी है ये औद्योगिक अस्थिरता का तात्कालिक संकेत नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुरजीत भल्ला, ऑप्शन बी है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन यहाँ पर 4 रखा गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को रखा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो 4 लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है आईएमएफ की, तो आईएमएफ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। आईएमएफ की जो स्थापना होती है वो आपके 1944 में होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और यह जो संस्था है ये 27 दिसंबर 1945 में कार्यरत होती है, यानी अपना जो कार्य है वो 1945 में स्टार्ट करती है, लेकिन इसका जो स्थापना है वो 1944 में ही हो जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि आईएमएफ में कुल कितने देश सम्मिलित हैं तो वो आपके 190 यानी 190 देश हो जाएंगे। अगर आपसे वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले कि आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा यहां से हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आईएमएफ से सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट रखा गया है वो सुरकांगे डोर रखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है वाड़ाली, ऑप्शन यहाँ पर तीसरा है मांडा, ऑप्शन 4 रखा गया है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिलते हैं वो सुरकांगे डोर से मिलते हैं।
कहां से मिलते हैं? सूत्रकांगी डोर से मिलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के सारे यहाँ पर प्रमुख स्थल दे रखे हैं, तो इनसे बनने वाले हम लोग एक बार पॉइंट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रखा है सूत्रकांगी डोर। इसकी अगर बात की जाए तो ये सिंधु घाटी का बिल्कुल पश्चिमी शहर था और यह दास्क नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, तो वो सूत्रकांगी डोर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है बाराडली। तो हम यहाँ पर बाराडली को देखते हैं, तो ये आपका हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मांडा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था और वर्तमान में अगर बात की जाए इसकी स्थिति कहां पर पाई जाती है, तो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पाई जाती है। वहीं कालीबंगन की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आप इसके साथ में अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में कह रहा है बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन पहला रखा हुआ है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर फोर्थ रखा गया है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, ये पूना पैक्ट आपको याद रखना है यरबदा जेल पुणे में हुआ था और 24 जनवरी 1932 को हुआ था। तो इसमें जो बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो मांग रखी गई थी वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 4 लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर पहला है ओडिशा। ऑप्शन नंबर दूसरा है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर तीसरा है गुजरात। ऑप्शन नंबर फोर्थ रखा गया है दिल्ली। तो भारत में जनवरी महीने में जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में हुआ था, ये भारत के ओडिशा राज्य में संपन्न हुआ था। आइए अब जान लेते हैं जो ये पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हो चुका है इससे संबंधित कुछ पॉइंट। तो अगर हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की बात की जाए तो ये आपका 15th संस्करण था, यानी 15वें नंबर का संस्करण था। ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया था। इसमें जो विजेता टीम रही है वो आपकी जर्मनी रही है और उप विजेता टीम यहाँ पर बेल्जियम रही है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की इसमें स्थिति 9th पोजीशन पर रही है। और अगर आपसे पूछे इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो ओली इसकी थीम रखी गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जनवरी महीने में इसका आयोजन हुआ था, ओली इसकी थीम रखी गई। विजेता टीम जर्मनी थी, उप विजेता टीम यहाँ से बेल्जियम थी। भारत की स्थिति 9वें नंबर की थी और अगर आपसे संस्करण पूछ ले तो 15th नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है गूगल डूडल 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मना रहा है, वह किस कला रूप से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है नृत्य। ऑप्शन सेकंड है गायन। ऑप्शन थर्ड है चित्रकला। ऑप्शन फोर्थ है यहाँ से वास्तुकला। तो भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो गायन से है। किससे है? गायन से। ये एक ओडिसी गायन के कलाकार थे और इनका निधन भी हो चुका है और सन 2019 में इनको भारत रत्न से भी संयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। फर्स्ट ऑप्शन है कांस्य युग। ऑप्शन सेकंड है नवपाषाण। ऑप्शन थर्ड है पुरापाषाण। ऑप्शन 4 है लौह। तो हड़प्पा जो सभ्यता मानी जाती है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है, क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा बनाना जानते थे। ठीक है, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपको और याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले
हड़प्पा शहर की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? तो सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो अभी 50वें नंबर के भी मुख्य न्यायाधीश आ चुके हैं, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो 49वें नंबर के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है तो वो हो जाएंगे जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन हो जाएंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित। इन्होंने यहाँ पर 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अगर आपसे पूछ ले किस आर्टिकल के तहत मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत आपके मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं। अभी वर्तमान में 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी शपथ ले चुके हैं और ये हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। कौन हो जाएंगे? डी वाई चंद्रचूड़ जी। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड स्वर्ण का मुक्त टंकण, ऑप्शन नंबर थर्ड स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 है, कह रहा है सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ की आदतों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सेकंड विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, ऑप्शन नंबर यहाँ से थर्ड है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के द्वारा जो बाघ परियोजना यहाँ से लागू की गई थी वो आपको याद रखना है दिसंबर 2005 में लागू की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रोजाना इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। ऑप्शन फर्स्ट है इंडिया गजट, ऑप्शन सेकंड है राजकोट, ऑप्शन नंबर थर्ड है अफ्रीकनर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंडियन ओपिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडियन ओपिनियन। और ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया गजट लिखा हुआ है। तो इंडिया गजट जो पत्रिका थी इसका जो यहाँ पर प्रकाशन किया था वो पीटर रीड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीटर रीड के द्वारा किया गया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1833, सेकंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर थर्ड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो हमारा जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था इसके तहत यहाँ पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था ये पारित हुआ था 10 जून 1973 को। कब पारित हुआ था? 10 जून 1973 को। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इस एक्ट के तहत जो बदलाव हुआ था वो क्या किया गया था तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका जो पूरा दारोमदार था ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है करमचंद गांधी दीवान थे नवजीवन के, पोरबंदर के, बीकानेर के या उपयुक्त सभी राज्यों के? तो करमचंद गांधी जो दीवान थे वो थे पोरबंदर के।
कहाँ के थे? पोरबंदर के। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इसका जो प्रतिफल है वो प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 है निश्चित नहीं हो सका। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल माना जाता है वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 का जो काल है वो माना जाता है। यहाँ पर बात की गई है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा था, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने और इससे पहले प्रश्न में ये पॉइंट आपका आया हुआ भी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर कह रहा है विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नार्टन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचाइस। तो विश्व की सबसे गहरी जो समुद्र गर्त है वो है आपकी मैनहट्टन। कौन सी है? मैनहट्टन। ठीक है, इसको हम मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले ये कहाँ पर स्थित है तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी अगर आपसे गहराई पूछ ले तो वो 11 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा है तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है। स्वच्छ सागर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ जल या फिर स्वच्छ नदी। तो तटीय सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए जो नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है वो है स्वच्छ सागर। कौन सी है? स्वच्छ सागर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सू नहर जोड़ती है तुरान और ओंटियारो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। तो सू जो नहर है ये जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर पूछ ले सू नहर पड़ती कहाँ पर है तो यूएसए और कनाडा में आपकी सू नहर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत तो गत्वा वर्षा में अवरोध होगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट उपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन के अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो जलीय जीवन के लिए जो ऑक्सीजन के अणु है इनकी अनुपलब्धता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लिया था इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम इसी प्रकार के लिए लगातार आपके लिए सीरीज ला सकें और आपके एग्जाम से पहले पूरी जो अच्छे जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस सेट आपके साथ में कर सकें। तो आशा करूंगा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।